हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म शिक्षा साथी में बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना। आज हम आप सभी को का आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पहला क्लास है। आज हमारा पहला क्लास है और हम इसमें पढ़ाएंगे साइंस का पहला चैप्टर मैटर, हमारे आसपास के पदार्थ। हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, इनके प्रकार जानेंगे। हम पदार्थ के पे ही चर्चा करेंगे आज हमारा पहला क्लास है, तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा है, हमारे इसमें कौन सी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को ज़रूर बताइएगा, जो भी मिस्टेक होगा हम उनमें सुधार करेंगे, आगे बताएंगे। और सभी बच्चों से निवेदन है, एक बार क्लास को ज़रूर देखें, क्लास कैसा है। अच्छा लगे तो देखिएगा आगे, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, पर आप सबसे निवेदन है कि एक बार ज़रूर देखिएगा। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब कि विश्व में प्रत्येक वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, वह जिस जिस सामग्री से बनी है वही पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उन सभी में क्या है, पदार्थ है। और हम जानेंगे पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप। भौतिक मतलब होता क्या है। भौतिक वो चीज़ होती है कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो भौतिक चीज़ें होती हैं, वही भौतिक चीज़ें होती हैं। और हम भौतिक कणों के बारे में जानेंगे पदार्थ के। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण दूसरा है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब कि जो पदार्थ होता है इनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ रिक्त स्थान, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इनके बीच ऐसे 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 ये कण है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ ये रिक्त स्थान जरूर होता है। एकदम से इनमें सटे नहीं होते हैं, ज़रूर रिक्त स्थान होता है। जैसे कि अगर हम ईंट देखेंगे तो ईंट में ज़रूर एकदम पूरे वो चिपके नहीं होते हैं, उनके बीच ज़रूर थोड़ा बहुत नग्न होते हैं, भले दिखाई न दे, पर सारे पदार्थों के बीच में कुछ न कुछ स्पेस ज़रूर होते हैं। ये है इनके अभिलाक्षणिक गुण पहला। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। यह नहीं है कि उनमें हाथ पैर होते हैं वो चल लेते हैं, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, ये पदार्थ है, इसके जो कण हैं, ये जो कण हैं, इन कणों के बीच में एक दूसरे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये इनके बीच आकर्षण बल होता है। आइए अब हम आगे जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, आज अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पदार्थ की अवस्था, भौतिक रूप से पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 रूप से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज चौथा भी पाया जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था भी पाई जाती है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब हम ठोस के बारे में जानते हैं। एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इनकी संपीड़ित नगण्य होती है। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई ठोस वस्तु है, ईंट को ही ले लेते हैं।
ईंट है, ईंट हमारा ठोस होता है। उनमें संपीड़ितता जो होती है वह नगण्य होती है, दिखाई नहीं देती है और इनका आकार आयतन निश्चित होता है। इनका आकार आयतन जो है वह चेंज नहीं होता है, ये जिस प्रकार बने रहते हैं उसी प्रकार बने रहते हैं। हाँ, जब तक इन पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े, जब तक इन पर कोई बाहरी प्रेशर ना पड़े, तब तक इनके आकार में कोई बाहरी परिवर्तन, अपने आप से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इनकी अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे द्रव के बारे में। द्रव, ये रहा द्रव। किसी स्थिर आकार, इनका कोई स्थिर आकार नहीं होता है। ये द्रव तरल होते हैं और उनमें बहाव होता है। एक इनका निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव, जैसे कि आप सबने देखा है, द्रव में आते हैं दूध हो गया, पहला हम दूध ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, दो ही ले लेते हैं, दो ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूध और पानी। आप देखते हैं कि इन चीज़ों को जिस पात्र में रखते हैं ये उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। इन्हें अगर हम बॉटल में रखेंगे ये बॉटल का आकार ले लेंगे, ग्लास में रखेंगे ग्लास का आकार ले लेंगे और इनका जो आयतन आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है, बल्कि इनका आयतन आकार इनके पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि ये किस बर्तन में रखे जा रहे हैं, किस पात्र में रखे जा रहे हैं। इनका आयतन आकार उसी पात्र के ढांचे के बराबर हो जाता है, ये उसी में रह लेते हैं। और इनके जो कण होते हैं एक गतिशील होते हैं और इनके कणों के बीच, जैसे कि जो इनका कण होता है, इनके कणों के बीच ये मान लीजिए कण है, ये मान लीजिए कण है, तो इनके कणों के बीच जो होगा ये कणों के बीच दूरियां अधिक होंगी, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। आता है अगला गैस। हम गैस के बारे में जानेंगे। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इनमें कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैस, जैसे कि गैस तो हम देख नहीं सकते हैं पर हाँ उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर में एलपीजी गैस भरा होता है, उससे हिलाने पे पता लगता है, जब थोड़ा सा हम सिलेंडर को हिलाएंगे तो पता चलता है हाँ इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, उसमें से कुछ आवाज़ आती है, क्योंकि वो होता है लिक्विड पर गैस की तरह से होता है। और हाँ, अगर गैस को हम किसी बर्तन में उसे पलट नहीं सकते हैं इसमें से उसमें से, और इतनी तेज़ उनकी गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच बिल्कुल भी नहीं होते हैं हाँ कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वह इधर उधर गतिशील हो जाते हैं उनके कण। गैस का भी कोई आकार नहीं होता है और इनका ना आयतन ना आकार इनका निश्चित भी नहीं होता है और इनमें कोई सीमाएं नहीं होती हैं, खाइए यहीं तक रुकेंगी। बल्कि द्रव को आप किसी पात्र में रख देंगे, भले वह पात्र खुला ही है तो क्या, लेकिन द्रव उसमें पड़ा रहेगा। लेकिन गैस का अगर पात्र खुला है तो गैस उड़ जाएगा। उनमें जो उनके जो अंतरा आणविक बल है वह बहुत ही कम होते हैं, उनमें आकर्षण बल नहीं होते हैं। हम देखिए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के चित्र दिए गए हैं। ये पहला है ठोस। अब देखिए इनमें ये ठोस के जो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये ठोस के कण हैं और इन कणों के बीच देखिए कितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक दूसरे के कितने पास पास हैं। लेकिन हम द्रव का देखते हैं। द्रव देखिए पात्र में रखा हुआ जल, अब जल रखा हुआ है, इसमें देखिए इनके जो कण हैं इनके बीच जो दूरियां हैं वह अधिक है, इनके बीच अधिक स्पेस है। और सबसे ज़्यादा है गैस, गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इनके बीच कितनी अधिक दूरियां हैं, इनके जो कण हैं ये अलग अलग होते हैं और गुब्बारे के आकार में ही घूम रहे हैं। लेकिन अगर गुब्बारे में ज़रा सा छेद कर दिया जाए तो ये गुब्बारा पिचक जाएगा और उसमें से गैस इधर उधर फैल जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं यहाँ कि गैस गए कहाँ। अब आती है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। सॉरी, 1 मिनट, हम आपको बताते हैं प्लाज्मा के बारे में। हमने प्लाज्मा के बारे में बताया नहीं। प्लाज्मा जो होता है, जब किसी का कट जाता है, हाथ पैर कुछ भी थोड़ा सा ही कटता है, जो उसमें खून रुकने की क्षमता होती है वह प्लाज्मा के द्वारा ही होती है। जो कटने के बाद जब खून बंद होता है तो उसमें एक पीला कलर का पदार्थ दिखाई पड़ता है जो चिपचिपा होता है। अगर
जिसे हम के भी कहते हैं, विटामिन के कम कहते हैं, अगर वही ना निकले तो खून का बहाव बंद ही ना हो। अगर आपकी उँगलियाँ कट रही हैं, आपकी उँगलियाँ कट गई है तो उसमें का खून बहाव बंद ही नहीं होगा अगर वो प्लाज्मा ना निकले तो। प्लाज्मा की वजह से ही खून का बहाव बंद होता है। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस, अब जल है, जल को हम तीनों अवस्थाओं में देख सकते हैं। जैसे कि अगर उसे हम फ्रीजर में रख दें तो वह जम जाएगा और बर्फ़ बन जाएगा, वह उसकी ठोस अवस्था हो गई। लेकिन जब उसे अगर हम कम ताप पे लेके आते हैं, अगर हम उसे अधिक ताप पे करते हैं तो वह पिघल के फिर से पानी बन जाता है, और अगर उसका टेम्परेचर और ज़्यादा कर दिया जाए तो वह भाप बन के उड़ जाता है। ये गैस की पानी की तीनों अवस्थाएं हैं। गलनांक, पानी का गलनांक, जिस तापमान, गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर, जिस तापमान पर या वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन है। अब जैसे कि जब हम पानी को जमाते हैं, पानी अगर जम के बर्फ़ बन जा रहा है तो पानी बर्फ़ कब बनेगा? बर्फ़ से पानी कब बनेगा? बर्फ़ से पानी कब बनेगा? जब उसका तापमान अधिक हो जाएगा। जब वहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा तब बनेगा, और तब उसका गलनांक क्या होगा? 273.16 है। अब हम देखेंगे संगलन। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। वायुमंडलीय दाब पर मतलब कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह खौलने लगता है। जिस तापमान पर वह खौलने लगता है, वह उबलने लगता है, और वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। और पानी का क्वथनांक कितना है? 373 केल्विन है। तो यहाँ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर, जो हमारे वायुमंडल का दाब है उस पर जब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, मतलब वह क्वथनांक में है, वह उबल रहा हो, जब उसको हम वाष्प में बदलेंगे, जैसे कि जल उबल रहा है, जल को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर जब जलती है तो उसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। कपूर जलने के टाइम पे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। अगर हम इसका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण लें तो इसका सबसे सही उदाहरण है कपूर। कपूर ही इसका शुद्ध उदाहरण है कि जो जलता है और ठोस में जलता है, सीधे गैस में होता है, फिर गैस से वह ठोस में हो जाता है। जब भी कपूर जलता है तो थोड़ा बहुत बचा रहता है, वरना गैस में ही हो जाता है वो। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मतलब एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में
सतह के कण मतलब ऊपर के कण, जैसे अगर पानी है तो पानी के नीचे के कण नहीं, बस ऊपर के कण क्वथनांक से नीचे भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। मतलब कि कुछ जितना बदलने का तापमान है उतना ना बदले, उससे कम ही तापमान रहे, तब भी उसके जो द्रव का ऊपरी सतह रहता है उसके परत पानी में बदलने लगे, उससे कण वाष्प में बदलने लगे। अब हम जानेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल मतलब नीचे का अगर जो सतही क्षेत्रफल, जो सतह का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। मतलब उतनी ही जल्दी, जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा उतनी जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया होगी, उतनी जल्दी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जैसे कि अगर हम दूध को ले लें या फिर पानी को ले लें, अगर उन्हें हम खौला रहे हैं तो हम जितना तेज़ गैस को करेंगे, जितना तेज़ उस पर हम तापमान देंगे, वह उतना ही तेज़ खौलेगा, उसके कण उतने ही ज़्यादा अधिक गतिशील हो जाएंगे। वरना वह धीमे धीमे अगर उनकी आँच धीमे कर दी जाए तो वह धीमे धीमे करेंगे। यही इसमें कहा गया कि तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम देखेंगे आर्द्रता। यदि हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता को हम दूसरे नाम नमी से जानते हैं। यदि हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब अगर मौसम ठंडा है तो हमें गैस और तेज़ी जलानी पड़ेगी और लेट होंगे। जो चीज़ गर्मी में जल्दी पक जाती हैं, जल्दी उबलने लगते हैं, क्योंकि मौसम भी गर्मी रहता है, तो वह ठंडियों में और ज़्यादा अधिक समय लेते हैं। इसीलिए आर्द्रता में कहा गया है कि यदि हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु में गति मतलब कि अगर हवा तेज़ चल रहा है, पहले हवा स्लो चल रहा है तो भी वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर हवा तेज़ चल रहा है तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।